सो गाइस, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएसई 2022। और आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस को ख़त्म करेंगे। उसके साथ ही हम सोसाइटी और सिक्योरिटी के भी करंट अफेयर्स को जो मेन है उसको हम डिस्कस करके ख़त्म करेंगे, है ना। और भाई इसमें हम जो है एकदम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प रिवीजन ऑफ ऑल द करंट अफेयर्स, है ना। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि एक एक टॉपिक और एक एक चीज़ एकदम डिटेल से इसमें कवर हो रही है। दिस इज़ अ क्विक रिवीजन सीरीज़, है ना, जिसमें आपका बहुत ही जल्दी से रिवाइज हो रहा है ना। तो बस इस टाइप से ही इसको लेना। अगर आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है हर एक दिन न्यूज़ में क्या रहा था, तो किसी की एकदम कॉम्प्रिहेंसिव मंथली मैगजीन निकाल के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें वी आर डूइंग अ क्विक रिवीजन, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। अच्छा, कुछ आर्टिकल लास्ट लेक्चर में छूट गए थे। मैंने देखा, रिव्यू कर रहा था मैं, तो मैं देखा कि यार ये तो हमने पढ़ाया नहीं, है ना। तो उसको हम कवर कर लेते हैं। तो वो लास्ट आर्टिकल था अबाउट ड्यूरेंट लाइन, है ना। तो ड्यूरेंट लाइन किसके किसके बीच में है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, है ना। कब इस्टेब्लिश हुई थी ये? 1893 में हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट ने इसको बनाया था, बेसिकली खींचा था, है ना। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था विद द अफगान रूलर, कौन? आमिर अब्दुल रहमान, ठीक है। तो उस टाइम ये नवंबर 12 को ये लाइन बनाई गई थी, है ना। इसके अलावा हमारे पास दो लाइंस और हैं। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में, है ना, और रेडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना। तो हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं ये लाइंस कहाँ पर है ना। तो एक मिनट, हाँ। तो ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज़ ड्यूरेंट लाइन, है ना। तो यहाँ से ये पूरा अफगानिस्तान को इंडिया से सेपरेट करती है, इधर इस वाले पार्ट में भी, है ना। तो दिस इज़ ड्यूरेंट लाइन। इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करने वाली ये है रेड क्लिफ, एक तो यहाँ पर है, और एक ये जो इंडिया और बांग्लादेश को सेपरेट करती है। एक्चुअली पाकिस्तान उस टाइम, मतलब बांग्लादेश उस टाइम पाकिस्तान का ही पार्ट था, है ना, ईस्टर्न पाकिस्तान। तो वहाँ पे भी ये पूरी लाइन बनी थी, दैट वाज रेड क्लिफ लाइन, है ना। तो ये और ये दोनों को ही डिमार्केट करती है। और फिर आती है हमारी मैकमहन लाइन, जो कि यहाँ पर है ना। अरुणाचल प्रदेश ये वाला जो ये वाला रीजन है उसको चाइना से सेपरेट करती है ना। दैट इज मैकमहन लाइन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वाज अबाउट केकेटाक अवन्नर अवन्नर लेक। इतना कठिन नाम है भाई ये क्या है ये नाम, ये जो है ये है क्या? ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये नया आइलैंड डिस्कवर किया गया है ना। तो आपको लग रहा होगा यार इतना ये इतना इतना कॉम्प्लेक्स नाम रखने की क्या ज़रूरत थी? कोई बहुत सरल नाम भी रख सकते थे, आइलैंड 1, आइलैंड 2, आइलैंड 3 ऐसे रख देते, है ना। बट एक्चुअली क्या है, ये ग्रीनलैंड की भाषा में ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, है ना। तो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट इसका मतलब होता है ग्रीनलैंड की लैंग्वेज में। तो इसीलिए इसका नाम ये रखा गया है ना। तो क्या हुआ, ये है क्या बेसिकली, ये टाइनी इनहैबिटेड लैंड है ना, जो पहले जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, है ना। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये ग्रीनलैंड के ऑफ कोस्ट पर है, तो इसीलिए उसका नाम वहाँ की लोकल भाषा में रखा गया है ना, कोई केरताग अवन्नर लेक, है ना, इस टाइप से। इट इज़ अ न्यू नॉर्दर्न मोस्ट पीस ऑफ लैंड ऑन अर्थ, है ना। बिफोर दिस, इससे पहले कौन सा था? उडाक। उडाक इससे पहले नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट था, लैंड का मास था, है ना। अब ये वाला बन गया है ना, ठीक है। इट वॉज अ अर्थ नॉर्दर्न मोस्ट टेरेन, कौन? उडाक, है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ अ सी बेड मड एंड मोरेन, है ना। दैट इज सॉइल, रॉक एंड अदर मटेरियल्स लेफ्ट बिहाइंड बाय मूविंग ग्लेशियर्स एंड हैज़ नो वेजिटेशन। यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं मिलेगा आपको। बस आपको ये याद रखना है, ये जो बड़ा सा नाम है ये क्या है? ये दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, अभी लैंड लैंड वाला, ठीक है, लैंड मास, नॉर्दर्न मोस्ट लैंड मास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला आर्टिकल इज़ अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना। तो क्या है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन आ गया मतलब रीजन स्पेसिफिक है ना। तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, पहली बात तो यही होगी, है ना। अब दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या ये इसमें सिर्फ एशिया के मेंबर्स एशियन कंट्रीज़ हैं? नहीं, सिर्फ एशियन कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 1966 में, 19 दिसंबर 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। कहाँ? मनीला में। मनीला जो कि फिलीपींस में है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है ना। 68 मेंबर्स हैं, 49 एशिया से हैं और बाकी दूसरे रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में से हैं, ठीक है।
इसके जो ओनरशिप है, जो लार्जेस्ट शेयर है वो किसके पास है, वो भी अच्छा ये ध्यान रखना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बट जो लार्जेस्ट शेयर है वो एक एक तो एशियन कंट्री है जापान, और दूसरी किसके पास है, यूएस के पास है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनफैक्ट इवन द लार्जेस्ट शेयर में भी जो शेयर होल्डर्स हैं वो नॉन एशियन हैं एक, है ना। तो इन दोनों के पास ही 15.6% बेसिकली शेयर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद इंडिया आता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। इसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ अ एम, इट इज़ डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया, है ना। तो गरीबी को एशिया में हटाने के लिए और पैसिफिक में हटाने के लिए, और इकोनॉमिकली लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए, बेसिकली इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए, रीजनल ग्रोथ लाने के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए ये डेवलपमेंट बैंक है। जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, चाहे देखो रीजनल जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसका मोर और लेस ना सेम ही मकसद रहता है, रीजनल कोऑपरेशन करना, है ना, रीजनली एक दूसरे को इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करना, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना, है ना, साथ में काम करना, यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आया ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, है ना। तो ब्रिक्स क्या है, ये बेसिकली अब दिख रहा होगा आपको, रीजनल एग्रीमेंट है इसमें, है ना। तो बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया के पीएम ने चेयर करी थी 13th ब्रिक्स समिट, जो कि वर्चुअली हेल्ड हुई, है ना। पहली मीटिंग कब हुई थी ब्रिक की, 2006 में। ये याद रखना कि जो ब्रिक्स है ये पहले, जो इसमें एस है ये नहीं हुआ करता था, ये पहले सिर्फ ब्रिक हुआ करता था, मतलब पहले इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, है ना। तो जो ये साउथ अफ्रीका है उसको उसने ज्वाइन किया कब, 2010 में। तो 2010 में साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन हुआ, तब इसका नाम पड़ गया क्या, ब्रिक्स, है ना। इसके बाद इसकी जो मेंबरशिप है ना, जो इसकी चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती है इसी ऑर्डर में, BRICS। तो सबसे पहले ब्राज़ील के पास जाएगी, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, है ना, और फिर ऐसे रोटेट होती रहेगी, है ना। तो इसी हिसाब से इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती है, ठीक है। सिक्स्थ ब्रिक्स जो समिट थी, जो सिक्स्थ समिट थी इसकी, उसमें एक नया इनिशिएटिव लिया गया था और एक नया बैंक डेवलप किया गया था, दैट वाज कॉल्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसने इस्टेब्लिश किया था, ब्रिक्स मेंबर नेशंस ने, है ना। जो ये ये जो सिक्स्थ मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, फोर्टलेजा ब्राज़ील में, ठीक है। फोर्टलेजा ब्राज़ील में हुई थी, है ना। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई और चाइना में, है ना। क्या करेगा ये बेसिकली अपने मेंबर कंट्रीज़ को लोन देगा और क्या करेगा, है ना। तो ताकि जो अपने मेंबर कंट्रीज़ हैं उसको उनको कभी भी फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। बैंक किस लिए होता है भाई, इसीलिए बैंक होता है ना, और खुद का बैंक है तो उसी के लिए करेगा। लीडर साइंस एंड एग्रीमेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीड आईटी। तो लीड आईटी क्या है, इट इज़ लॉन्च बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ, किसने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन और इंडिया ने लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया था, यूनाइटेड क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुई थी 2019 में, उसमें इसको लॉन्च किया गया था। ये इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो भी सपोर्ट करता है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कंट्रीज़ और कंपनीज़ जो नेट ज़ीरो एमिशन के टारगेट के लिए कमिटेड है उनको हम साथ में लेके आएंगे, और जिन्होंने कमिट किया है पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगे बाय 2050, है ना, उनको हम, उनका ग्रुप है बेसिकली, ठीक है। ग्रुप क्या करेगा, ग्रुप विल प्रोवाइड एन एरेना फॉर पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन फॉर सेक्टोरल एंड क्रॉस सेक्टोरल लर्निंग when it comes to innovation opportunities and new technologies. It supports governments and industries to co-produce stakeholders and led pathways co-produce stakeholders led pathway to low carbon industry transformation। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है ये, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे ताकि हम ये जो अपना गोल है नेट ज़ीरो का उसको हम अचीव कर पाएँ, बहुत ही सिंपल भाषा में, है ना। उसको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट्स को साथ में लेके आएंगे, है ना, प्राइवेट कंपनीज़ को साथ में लेके आएंगे ताकि हम ये जो नेट ज़ीरो वाला गोल है उसको हम अचीव कर पाएँ, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगला आर्टिकल है इज़ अबाउट एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर तो आपको पता होगा WTO की ट्रीटी के अंदर है ना, इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कब नेगोशिएट हुई थी, उरुग्वे राउंड जो हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि जो कि 1995 में WTO ने इस्टेब्लिश किया था, है ना। उसके अंडर उसके नेगोशिएशन में इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ एम टू रिमूव, क्या क्या एम है इसका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का, कि भाई ट्रेड बैरियर्स जो है ना इंटरनेशनली उसको हम रिमूव करेंगे, है ना, ताकि मार्केट एक्सेस मिल पाए बाकी बाकी ग्लोबल प्लेयर्स को भी, ठीक है। तो इसमें 3 पिलर्स हैं,
जैसे डोमेस्टिक सपोर्ट है, मार्केट एक्सेस है, एक्सपोर्ट सब्सिडी है। तो इसमें जैसे मान लो इसमें ये बोला गया है कि भाई जो दो टाइप की कंट्रीज़ है ना, डेवलपिंग है ना, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना। अब डेवलप कंट्रीज़ क्या हैं, डेवलप कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज़ कर सकती हैं ना, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से जो वहाँ की कंपनीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ में कंपनीज़ हैं, वो सस्ते दामों में अपना जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में डंप कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो खुद के लोकल मतलब खुद के डोमेस्टिक एग्री सेक्टर है वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसी वजह से बेसिकली अब इस ऑन एन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया कि भाई जो आप डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ 5% सब्सिडी दे सकती हैं आप एक्सपोर्ट पे, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो 10% दे सकती हैं, है ना। तो ये इसके तहत ही लाया गया, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें इसमें हैं, है ना, कि भाई डोमेस्टिक सपोर्ट आप कितना दे सकते हो, कितना मार्केट एक्सेस आप दे सकते हो दूसरों को, कितना एक्सपोर्ट सब्सिडी दे सकते हो, तो वो सब इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में डिफाइंड है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है अबाउट यूएनजीए। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं यूएनजीए के बारे में, पिछले अगस्त में भी बात किया हमने, है ना। तो जनरल असेंबली इज़ अ मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशन का। जितने भी 193 मेंबर स्टेट्स हैं सारे इसमें रिप्रेजेंट होते हैं, है ना। इकलौती ऐसी यूएन बॉडी है जिसमें यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है मेंबर स्टेट्स का। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो डिसीजन इसमें लिए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो 2/3 मेजोरिटी से लिए जाते हैं, और जो नॉर्मल डिसीजन है वो सिंपल मेजोरिटी से लिए जाते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला इंपॉर्टेंट इसमें, प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर, ऑब्वियसली हर साल इलेक्ट होता है। रिसेंटली मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 76 सेशन ऑफ, अभी तो रिसेंटली 76 सेशन हेल्ड हुआ था जिसमें मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद को प्रेसिडेंट बनाया गया, है ना। इसके बारे में बात करते हैं 76 यूएनजीए के बारे में। इसकी थीम क्या थी, बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, है ना। तो सारा चीज़ कोविड-19 के अगेंस्ट रिवॉल्व कर रहा है। एंड रीबिल्ड सस्टेनेबल, रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द प्लानट, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल एंड रिवाइटलाइज द यूनाइटेड नेशंस। अब यही पूरा याद करने मत बैठ जाना, है ना। आगे बढ़ते हैं और सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। आईआर हमारा खत्म हो गया, अब हम सोसाइटी स्टार्ट करते हैं अपना, है ना। तो सोसाइटी में जो पहला टॉपिक है दैट इज़ अबाउट पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, है ना। तो ये किसका इनिशिएटिव है ना। ये कोऑर्डिनेट कौन करता है, ओईसीडी जो है हमारा, है ना। ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसको ऑर्गेनाइज करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली इंटरनेशनल असेसमेंट होता है स्टूडेंट्स का। तो इसमें बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, है ना, और आपके साइंस के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग वगैरह रहेगा, इंग्लिश रहता है ना। तो इस टाइप से एक टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे ये बताते हैं कि कितने मतलब कौन सी कंट्री अच्छी है अपने एकेडमिक में, कौन सी बेकार है ना। तो ये पहली बार 2000 में स्टार्ट हुआ था, है ना। इंटरनेशनल सर्वे कंडक्टेड एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में होता है। ठीक है, कौन कराता है, ओईसीडी कराता है। इट असेसेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड बाय इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड रीडिंग, है ना। तो कौन से 3 चीज़ों में ये रेट करता है, साइंस, मैथमेटिक्स एंड रीडिंग, इन तीनों में एसेस करता है और उससे क्वालिटी ऑफ टीचिंग बताता है। ठीक है, तो जब ये पहली बार इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था ना, तो इतनी बदतर हालत थी इंडिया की कि 73 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया की आई थी 72nd रैंक। इससे पीछे बस एक देश था, दैट वाज किर्गिस्तान था इससे पीछे, बस एक किर्गिस्तान पीछे था, और मतलब बच्चे कुछ कर ही नहीं पाए इस टेस्ट में, है ना। तो इंडिया ने फिर बोला कि भाई नहीं नहीं नहीं, हम हमारी बेइज्जती हो गई इंटरनेशनल फोरम में, हम इसमें अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो तब से अभी तक इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट रिसेंटली अब फिर से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स कुछ इसमें हिस्सा लेंगे, है ना। तो बस ये इसीलिए न्यूज़ में आए है ना। इट असेसेस द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू अप्लाई देयर नॉलेज। अच्छा, इसमें ना कुछ रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस नहीं रहते, इसमें एनालिटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। तो आपको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा मतलब काम करता है ना। हम ज़्यादातर बच्चों को बस वैसा देते हैं कि भाई आप एग्ज़ाम में पास हो जाओ, है ना, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसी टाइप से ही पढ़ाते हैं हम, थोड़ी कि उनको ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच और ये सब बताते हैं, क्योंकि टीचिंग स्टाइल वैसा है नहीं, है ना। और टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि ये जो वो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है ना। मतलब अगर आप रियल लाइफ में एप्लीकेशन बता ही नहीं पाओगे तो उसका कोई सेंस ही नहीं ना पढ़ाने का, जब कोई रियल लाइफ में चीज़ वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना। समझ में आ रहा है। तो अभी क्या है इसमें कि इट 2 घंटे का टेस्ट होता है ना। फोकस ऑन 15-year-old स्टूडेंट्स। ठीक है, इट असेसेस एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू अप्लाई देयर नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन। कैसे आप
जो आपके पास नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है, उसको आप रियल लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हो, है ना। इट डज़ नॉट टेस्ट अ स्टूडेंट्स मेमोरी एंड करिकुलम बेस्ड नॉलेज, ठीक है। इंडिया इज पार्टिसिपेटेड पहले भी कर चुका है 2009 में, जब इंडिया की रैंक, ये सब मैंने बता दिया आपको, है ना। इस बार चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। OECD के बारे में बात करते हैं। OECD कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1961 में। नाम में ही क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो आपस में इकोनॉमिकली कोऑपरेट करती हैं और एक दूसरे के डेवलपमेंट को इंश्योर करती हैं, है ना। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, है ना, बट एक की पार्टनर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। 38 टोटल मेंबर्स हैं इसमें OECD में, है ना। द गोल इज़ टू शेप पॉलिसीज दैट फॉस्टर प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड वेलबींग। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। तो ये याद रखना, हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और NIRF रैंकिंग्स के बारे में बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क, है ना। तो इसने अपना 6th एडिशन ऑफ रैंकिंग जो है वो निकाला है, जिसमें IIT मद्रास, IISc बेंगलोर और IIT बॉम्बे जो है वो कंट्री के टॉप 3 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। लॉन्च कौन करता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है। इट इज़ अ फर्स्ट एवर एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये बेसिकली रैंक करता है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। पार्टिसिपेशन इन द NIRF इज़ वॉलंटरी इन द इनिशियल ईयर्स। इट वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन 2018 से सारे इंस्टीट्यूशंस को इसमें इस रैंकिंग में आना है। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर असेस्ड ऑन 5 पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं वो 5 पैरामीटर्स? टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच, इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। तो ये सारे पैरामीटर्स पे ये कॉलेजेस को रैंक करता है ना। उसके बाद अगला आर्टिकल इज़ अबाउट प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो नाम में क्या है? ग्रामीण मतलब रूरल एरियाज, डिजिटल साक्षरता मतलब डिजिटली हम उनको इक्विप करेंगे या डिजिटल स्किल प्रोवाइड करेंगे, उसका एक अभियान है ना। तो लॉन्च किसने किया है इसको? डिजिटल जहाँ भी आ जाए वो वहाँ पर कौन सी होती है? मीटी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट का फ्लैगशिप डिजिटल लिटरेसी स्कीम है फॉर रूरल एरियाज। दिस विल रीच अराउंड 40% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स, है ना। बेनिफिशियरी शुड बी डिजिटली इलिटरेट, है ना, डिजिटली वो इलिटरेट होने चाहिए, है ना। और सिर्फ रूरल एरियाज़ वाले ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक फैमिली से एक पर्सन एलिजिबल है और एज ग्रुप क्या कौन सा है? 14 से 60 साल तक के एज ग्रुप वाले बच्चे इसमें, मतलब सॉरी बच्चे बोल रहा हूँ, 14 से 60 साल वाले लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। कब लॉन्च हुई थी? 2018 में सितंबर के महीने में लॉन्च हुई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्योंकि हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स भी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो कंट्रीब्यूशन वैसा ही रहता है जैसे नॉर्मल में 60-40 रहेगा, है ना। और नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज़, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगह में बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं उसमें 90-10 रहेगा। और ऐसे जो यूटीज़ हैं जिनका ऐसे यूटीज़ जो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में, जिनका लेजिस्लेचर नहीं है ना, उनके में 100% असिस्टेंस गवर्नमेंट देती है, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया क्या देगा? इसमें इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है 5 लाख पर फैमिली, है ना, पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, ठीक है। तो ये सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है ना। और उसके बाद कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। तो बेसिकली आपका एक कार्ड रहता है, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो उस कार्ड को, जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड रहता है ना, तो उसमें कैश तो रहता नहीं ना, मतलब हम स्वाइप करते हैं और हमारा पेमेंट हो जाता है। तो वैसे ही इसमें भी गवर्नमेंट अपने आप वो कार्ड लोड करके आपको दे देगी और वो आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो स्टेट में स्टेट की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लेवल पे। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द फैमिली साइज, एज और जेंडर, कोई भी इसमें इसका बेनिफिट अवेल कर सकता है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एल्डर लाइन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ एल्डर लाइन? किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, है ना। क्या है ये एक पहली पैन इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन है ना, फॉर सीनियर सिटीज़न। तो सीनियर सिटीजन को अगर कोई हेल्प चाहिए, है ना, तो वो इस नंबर पे कॉल करके बेसिकली हेल्प मांग सकते हैं ना। इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री इंफॉर्मेशन, गाइडेंस ऑन पेंशन, लीगल इश्यूज, एक्सटेंडेड इमोशनल सपोर्ट, कोई भी चीज़ इंटरवीन इन केसेस ऑफ अब्यूज़, है ना। तो कोई भी सीनियर लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, आपने देखा होगा कभी कभार घर से निकाल देते हैं इस टाइप से, जो भी आप बहुत अत्याचार करते हैं, तो वो सब चीज़ों के मतलब उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। नाम में ही पता चल रहा है ना, एल्डर लाइन, एल्डर मतलब एल्डरलीज के लिए। एल्डरलीज के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, है ना, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो
वही मिनिस्ट्री है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं एक्सरसाइज जापाट के बारे में। ज़पत, ये एक्सरसाइज ज़पत किसकी है? बेसिकली रशिया की है। रशियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। तो 2 वीक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इट इज़ वन ऑफ द थिएटर लेवल एक्सरसाइज ऑफ द रशियन आर्म्ड फोर्सेस एंड फोकसेस प्राइमरी ऑन ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट, है ना। तो टेररिस्ट के अगेंस्ट कैसे ऑपरेट करना है उस पर ये बेसिकली एक्सरसाइज फोकस करती है ना। तो नाम से याद करना किसकी है? रशिया की है, ठीक है। रेजोल्यूशन 2593 क्या है ये रेजोल्यूशन 2593? तो इंडिया लेड यूएनएससी अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑन 2593 ऑन तालिबान। तो कुछ कुछ रेजोल्यूशन होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें से एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन ये है 2593 जिसको तालिबान के अगेंस्ट अडॉप्ट किया गया। अब इसमें क्या है कि भाई वहाँ के जो लोग हैं अफ़गानिस्तान के, तो वहाँ पे बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं अफगानिस्तान के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन कॉल्ड ऑन द तालिबान टू कीप देयर कमिटमेंट्स टू प्रिवेंटिंग टेरर ग्रुप्स इन अफगानिस्तान। तो जब तालिबान पावर में आया था अफगानिस्तान में, तो उन्होंने बोला था कि हम अफगानिस्तान को एज अ बेस फॉर टेररिस्ट हम यूज़ नहीं होने देंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप जो है अपनी कमिटमेंट पे जो है उसको ऑनर करिए, है ना। टू असेस द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ ऑल अफगान नेशनल्स, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन उसके लिए है ना, ठीक है, वहाँ के अफगान नेशनल्स को एक्सकवेट करने के लिए वहाँ से, ठीक है। अगली बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट सिम्बेक्स। सिम्बेक्स किसके किसके बीच में है? इट इज़ बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। नाम में पता चल रहा है, सिंगापुर इंडिया मैरी टाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है उसका। सिंगापुर इंडिया मल्टीलैटरल बोल रहा हूँ, मैरी टाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, है ना, मैरी टाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये पता चल गया सिंगापुर इंडिया के बीच में। ऐसे ही ऑस इंडेक्स है, किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया इंडिया, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में है ऑस इंडेक्स, ये भी नवल एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद तीसरी के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट रेक्स MK2। तो रेक्स MK2 क्या है? ये बेसिकली इसराइल डिफेंस ये बेसिकली एक रोबोट है जो इसराइल ने बनाया है ना। अब ये रोबोट करेगा क्या? ये रोबोट बेसिकली बॉर्डर पे जाके वहाँ का हालचाल देखेगा, है ना, और अगर कुछ अनसर्टेन एक्टिविटी होगी तो ये फायर भी कर सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा एक रोबोट है। इसराइल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर अनवेल्ड रिमोट कंट्रोल्ड आर्म्ड रोबोट दैट कैन पेट्रोल बैटल जोन्स, ट्रैक इन्फ्लेटर्स एंड ओपन फायर, है ना। तो ये काम ये कर सकता है। कौन सा? रेक्स MK2। तो ये याद रखना, ऐसे आ सकता है, रेक्स MK2 इज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़, है ना, इज़ अ स्पेस शिप, इज़ अ रोबोट, इज़ अ फ्रॉग, इज़ अ जो भी XYZ, है ना। तो ऐसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट पीसफुल मिशन एक्सरसाइज पीसफुल मिशन, ठीक है। तो इसका 6th एडिशन होस्ट किया है रशिया ने, ठीक है। ये क्या है? एक मल्टीलैटरल एंड जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है ना, विच इज़ कंडक्टेड बाइनियरली एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी बिटवीन शंघाई कोऑपरेशन मेंबर स्टेट, है ना। तो जितने भी SCO के मेंबर स्टेट्स हैं वो सारे मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? 2 साल में ये एक बार होती है। बाइनली का मतलब ये होता है जहाँ पे बाई एनुअल आ जाए, मतलब 1 साल में 2 बार, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या है? बाई जयंत पांडा कमेटी। तो बाई जयंत पांडा कमेटी बेसिकली रिव्यू करने के लिए NCC को, है ना। NCC लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कैरेक्टर, डिसिप्लिन, सेक्युलर आउटलुक डेवलप करती है और सेल्फलेस सर्विस के लिए प्रमोट करती है यंग सिटीजन्स को, है ना। तो ये पांडा कमेटी किससे रिलेटेड है? NCC से, ठीक है। उसके बाद सूर्य किरण की बात करते हैं। एक्सरसाइज सूर्य किरण किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये आपको याद रखना है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, किसके बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में, सूर्य किरण। उसके बाद समुद्र शक्ति किसके बीच में? समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, है ना। ये अभी रिसेंटली सुंडा स्टेट के पास में इसको कंडक्ट किया गया। सुंडा स्टेट की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक बार देख लेते हैं सुंडा स्टेट कहाँ पर है। तो ये है सुंडा स्टेट, देखो। तो ये बेसिकली इंडियन ओशन को जावा सी से कनेक्ट करती है ना। ये सुमात्रा है ऊपर और नीचे जावा है, तो सुमात्रा और जावा को सेपरेट करती है एक तो, और इंडियन ओशन और जावा सी को कनेक्ट करती है, ठीक है। समझ आ गया?
उसके बाद आगे बात करते हैं आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में, ठीक है। एक मिनट, हाँ, आकाश प्राइम मिसाइल क्या है? इसका नया वर्जन बेसिकली डीआरडीओ ने रिसेंटली टेस्ट किया है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, जिसको डीआरडीओ ने बनाया है और प्रोड्यूस किसने किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, है ना। इसको क्यों डेवलप किया गया? हमने इसको इसलिए डेवलप किया ताकि हम रशिया के 2K12 कब मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस कर सके, है ना। एंड दिस कैन बी फायर्ड फ्रॉम अ टैंक और अ व्हील्ड ट्रक टू अटैक एन एयर टारगेट, है ना। तो जो भी कोई हवा में टारगेट जा रहा होगा उसको ये अटैक कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो ये टैंकर्स लोडर्स वैसे मिसाइल टाइप के रहते हैं, है ना, वैसे ही व्हील ट्रक से ये फायर हो सकता है ना। DRDO has recently also tested Akash NG missile. Both Akash Prime and Akash NG are variants of the Akash missile, है ना। तो ये दो नए वेरिएंट्स हैं जिसको इन्होंने टेस्ट किया है। आकाश जो है वो ऐसा पहला इंडिजिनियसली बिल्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये याद रखना, जो आकाश है वो क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। चलो फिर बाकी जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री और आर्ट और ये कल्चर वाले जो करंट अफेयर्स हैं सितंबर के, उसको हम डिस्कस करेंगे और सितंबर के करंट अफेयर्स हम अगले लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, है ना। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com and you can also like, share, subscribe and also recommend the channel to your friends. चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।